Join Real Concept Institute. This is #1 institute for entrance test preparation. Here you can prepare for BBA, BCom, Law, PCA, and various entrance exam. Join us today and get 25% discount. Call us 9899382196. नमस्कार सभी को, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। और क्लास आज हम करने वाले हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस, बुक नंबर 1। आपका चैप्टर का नाम है साउथ एशिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। चैप्टर बहुत ही इजी है, ठीक है। इस चैप्टर में आपको सार्क और साफ्ट नहीं पढ़ना है, क्योंकि वो टॉपिक जो आपका वो न्यू सेंटर्स ऑफ पावर में आपका ऐड कर दिया गया है, ठीक है। सो बेसिकली आपको यहाँ पे कंट्रीज के बारे में पढ़ना है जो हमारी साउथ एशिया में है। तो सबसे पहला सवाल जो आपसे पूछ सकते हैं 1 मार्क्स में, वो क्या आता है, व्हाट इज साउथ एशिया। साउथ एशिया है क्या। तो देखो, पहली बात तो मैं कर दूं क्लियर आपको, ये समझाने के लिए मैंने आपके यहाँ पे लिखे हैं 4 पॉइंट्स। 1 मार्क्स में आपको ये 4 पॉइंट्स नहीं लिख के आने हैं। आपको अगर ज़्यादा ही है तो आप ये लिख देना पॉइंट, और फिर आप लिख देना ये पॉइंट, मतलब 2 पॉइंट इनफ है 1 मार्क्स के लिए। तो कितने 4 पॉइंट लिखने के बाद में मार्क्स तो एक ही मिलेगा ना आपको। तो क्यों टाइम हम लोग वेस्ट करें, टाइम सही से कंज्यूम करना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। तो साउथ एशिया क्या है साउथ एशिया एक्चुअली जो है ग्रुप है कंट्रीज़ का। वो कंट्रीज कौन कौन सी हैं, वो कंट्रीज़ हैं आपकी बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका, ठीक है। जो आपका साउथ एशिया है वो इन सब कंट्रीज से मिलकर बना हुआ है। अगर हम लोग जोग्राफिकल देखते हैं तो साउथ एशिया के नॉर्थ में क्या है, हिमालयाज हैं, ठीक है। और देखा जाए तो हमारे, अगर हम नॉर्मल से देखें तो साउथ में देखें तो इंडियन ओशियन है, ठीक है। अरेबियन सी भी है, बे ऑफ बंगाल भी है, ठीक है। ये कहाँ अरेबियन सी पता है आपको, एक वेस्ट में है और एक ईस्ट में है आपका बे ऑफ बंगाल, ठीक है। तो ये सब क्या है, हम मतलब बता रहे हैं कि जोग्राफिकली भी हम लोग देख पा रहे हैं कि कैसा हम पूरा हमने हिमालयाज भी हैं, बे ऑफ बंगाल भी है, अरेबियन सी भी है और हमारा ओशियन भी है आपका ये, ठीक है। चाइना जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लेयर है साउथ एशिया में, लेकिन उसको हम लोग इसका हमारे साउथ एशिया का पार्ट जो है उसको हम लोग नहीं मानते हैं, उसको कंसिडर नहीं करते हैं, ठीक है। एंड मेन बात क्या है, साउथ एशिया देखा जाए तो हर कंट्री एक दूसरे से डाइवर्स है, अलग अलग है, बट स्टिल ये दोनों मिलके एक कॉन्स्टिट्यूट करते हैं जियो पॉलिटिकल्स में, यानी कि जोग्राफिकली पॉलिटिकली हम लोग एक साथ रहना जानते हैं। डन। सो इट्स द इंट्रो ऑफ योर चैप्टर, ठीक है। अगर आपसे पूछें व्हाट इज साउथ एशिया तो आपको ये वाला पॉइंट लिख के आना है और आपको ये पॉइंट लिख के आना 1 मार्क्स में। इसके अलावा मत लिखना, लिखोगे तो कुछ जाएगा नहीं, बट सवाल है कुछ मिलेगा भी नहीं, ठीक है ना। 1 नंबर के अंदर 2 पॉइंट्स काफ़ी हैं, हद से ज़्यादा मत लिखना। अब सबसे पहले जो हम बात करने वाले हैं हमारे इस टॉपिक में, वो है पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान एक ऐसी कंट्री है जो कि भारत से निकली थी। बंटवारे के बाद पाकिस्तान ने खुद को एक इस्लामिक कंट्री अनाउंस, क्योंकि वो इसी एक टू नेशन थ्योरी के अकॉर्डिंग वो आपका डिवाइड हुआ था पाकिस्तान एक मुस्लिम स्टेट बनाया गया। बट जैसे इंडिया में डेमोक्रेसी शुरू से लेकर अब तक है, वैसा पाकिस्तान नहीं रहा। पाकिस्तान में क्या रहता है, पाकिस्तान में कभी तो होती है मिलिट्री और कभी वहाँ पे होती है डेमोक्रेसी। तो ये ऐसा है, लेकिन आपको ये प्रूव करना, यू हैव टू एक्सप्लेन कि डेमोक्रेसी और मिलिट्री रूल जो है ना वो एक ही कॉइन के, एक ही सिक्के के आपके 2 पहलू हैं, ठीक है ना। सिक्का एक है और वो 2 पहलू हैं। तो यहाँ मैंने आपको ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते, मैंने यहाँ पे आपको लीडर्स के नाम लिख दिए हैं। अब हमको ये आइडेंटिफाई करना है, हमको ये पहचानना है कि लीडर्स कौन मिलिट्री से बिलोंग करते हैं, वो डेमोक्रेसी से बिलोंग करते हैं। प्लस इन लीडर्स को लर्न करने के लिए एक ट्रिक भी लिखी हुई है मैंने यहाँ पे आपका, ये सेंटेंस लर्न करने ना आपको लीडर्स के नाम पे ना हो जाएंगे। तो पहले तो हम लोग ज़रा पढ़ लेते हैं लीडर्स के नाम की, लीडर्स कैसे कैसे आते हैं। हम लोग पहले प्रूव कर देते हैं कि भाई मिलिट्री रूल कब था और डेमोक्रेसी कब थी। तो जैसे ही पाकिस्तान अलग होता है 1947 में सबसे पहले शुरुआत में ही वहाँ पे जनरल का रूल आ गया, यानी कि जनरल आयूब खान। अब जब लिखा है जनरल मीन्स व्हाट, ये मिलिट्री से थे, मतलब पाकिस्तान की ओपनिंग जो है वो मिलिट्री से हुई थी, ठीक है। आयूब खान आते हैं, लोग इनसे हैप्पी नहीं होते। फिर ये पाकिस्तान और इंडिया का 1965 में जो है वो वॉर होता है। उस वॉर में पाकिस्तान हारता है, फिर दोनों के बीच में, इंडिया पाकिस्तान के बीच में ताशकंद एग्रीमेंट होता है। आगे चल के
इनको यहाँ से अपने गद्दे से हटना पड़ता है और इनकी जगह, ठीक है, कौन आते हैं, इनकी जगह आते हैं जनरल यहिया खान। नाम के आगे क्या है, जनरल, मीन्स दोबारा से क्या आ गई, दोबारा से आ गई है आपकी मिलिट्री, यहाँ से दोबारा से आपकी आ चुकी है, ठीक है। फिर 1971 में जनरल यहिया खान को भी इंडिया के साथ वॉर करना पड़ता है, जिस वॉर में ये अपना इम्पॉर्टेंट एरिया हार जाते हैं और वो बांग्लादेश के नाम से एक नई कंट्री बनती है। तो ये भी यहाँ पे क्या हो, ये भी आपके यहाँ पे आपके जो है वो आपके बिल्कुल फेल हो गए। पाकिस्तान में पहली बार जो डेमोक्रेसी आती है वो आती है 1971 से लेके 1977 तक अंडर जुल्फिकार अली भुट्टो, ठीक है। मिलिट्री और फिर डेमोक्रेसी, देन क्लास। इसके बाद क्या हुआ, 77 में सब कुछ 6 साल सही चला, 77 में दोबारा से मिलिट्री आ गई। इस बार कौन है, इस बार आए हैं जनरल जिया उल हक, ठीक है। अब 1977 में ये आते तो हैं, लेकिन इनके खिलाफ, इनके अगेंस्ट 1982 में काफ़ी प्रोटेस्ट जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं और 1988 में इनको अपनी जगह जो है वो छोड़नी पड़ती है और दोबारा से वहाँ पे डेमोक्रेसी आ जाती है, ठीक है। अब 1988 से लेके 1999 तक देखा जाए तो बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ दो हैं वो अलग अलग पार्टी रूल करते हैं डेमोक्रेटिक टर्म्स में, लेकिन दोबारा फिर 2001 में दोबारा से मिलिट्री आ गया, यानी कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ वहाँ पे आ जाते हैं। तो हमको ये प्रूव करना था कि पाकिस्तान एक कॉइन है जिसमें कभी एक तरफ होती है मिलिट्री, कभी एक तरफ होती है डेमोक्रेसी, ठीक है। हमने ये एक्सप्लेन कर दिया है। अब सवाल ये आता है कि हम इसको लर्न कैसे करेंगे, ये ट्रिक्स हम कैसे लर्न करेंगे। तो देखो, अमेरिका यहाँ आइयो ज़रा बैठकर नींबू पानी पीते हैं, ठीक है। अयूब खान ए, यहिया खान वाई, अली भुट्टो ए, जिया जेड, बेनज़ीर भुट्टो बी, नवाज एन से यहाँ पे एन और परवेज से पी। तो ये एक सेंटेंस, अमेरिका यहाँ आइयो ज़रा बैठकर नींबू पानी पीते हैं, ये सेंटेंस लर्न कर लो। इसको साइड में अगर कोई रफ स्पेस में वहाँ लिख लेना, आपको लीडर्स के नाम अपने आप लर्न हो जाएंगे, गारंटी के साथ कह रहा हूँ आपको, ये कन्फर्म आपको ऐसा हो जाएगा, ठीक है। बहुत ज़रूरी है ये, 1 मार्क्स में भी आ सकते हैं और बाकी पता ही है आपको यार कैसा ब्लूप्रिंट है हमारा पेपर का, ठीक है। अब सवाल हमारा ये आता है कि प्रॉब्लम तो है यहाँ पे, तो उस प्रॉब्लम के रीजंस क्या हैं, यानी कि व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर पाकिस्तान फेलियर इन बिल्डिंग अ स्टेबल डेमोक्रेसी। पाकिस्तान स्टेबल डेमोक्रेसी क्यों नहीं बना पा रहा है, क्या रीजंस है, फेलियर क्यों हो रही है वहाँ पे डेमोक्रेसी, या वहाँ पे सक्सेस क्यों है वहाँ पे किसकी, मिलिट्री की, ऐसे पूछ सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट क्या देखो, वहाँ पे क्या है, पाकिस्तान में जो है ना वहाँ पे मिलिट्री का, रिलीजियस लीडर्स का और लैंड ओनर्स का डोमिनेंस है, वहाँ पे दबदबा है, वहाँ पे डेमोक्रेसी को ज़्यादा तवज्जो मिलती नहीं है। इन पाकिस्तान देयर इज़ सोशल डोमिनेंस ऑफ मिलिट्री, वहाँ पे कुछ डेमोक्रेसी को समझते ही नहीं है। वहाँ पे जो मिलिट्री है या वहाँ के जो आपका धर्म गुरु हैं या वहाँ के जो आपके ज़मींदार हैं, उनको मानना है कि हम लोग अपनी ताकत के दम पे, अपने पैसों के दम पे जो है वो कंट्री को रूल करेंगे। पहला पॉइंट तो वहाँ पे ही है, इसलिए वहाँ पे डेमोक्रेसी आती नहीं है, और अगर आती भी है तो वो कुछ समय के लिए आती है, वो स्टेबल नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट, कन्फ्लिक्ट विद इंडिया। आप सभी जानते हैं पाकिस्तान की जो आपके ऊपर के लोग हैं, यानी कि जो आपके अमीर लोग हैं, जो डेमोक्रेट्स तो बोल सकते नहीं हो, जो एरिस्टोक्रेट्स हैं वहाँ के, जो मिलिट्री लोग, वो कहते हैं कि पाकिस्तान इंडिया से हमारा 1965, 71, 99, 47, 48 हमारी काफ़ी बढ़त है। कश्मीर मुद्दे को लेके काफ़ी हमारा इशू है इंडिया के साथ में, और उन लोगों का मानना है कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल पार्टीज है ना वो अच्छी नहीं है, पाकिस्तान के पॉलिटिकल पार्टीज झुक जाएंगी इंडिया के आगे। इसलिए वो लोग कहते हैं कि हम लोग जो है चाहते नहीं है कि वहाँ पे डेमोक्रेसी आए, हम चाहते हैं कि मिलिट्री के हाथों में सेफ है पाकिस्तान, ना कि आपका डेमोक्रेसी के हाथों में। नेक्स्ट, लैक ऑफ इंटरनेशनल सपोर्ट। आप सभी जानते हो इंडिया ने ना ज्वाइन किया था यूएस को, ना ज्वाइन किया था यूएसएसआर को, लेकिन पाकिस्तान ने इंडिपेंडेंस के बाद ही यूएस को ज्वाइन कर लिया था।
जब पाकिस्तान यूएस को ज्वाइन कर लेता है तो यूएस अपने अड्डे, मिलिट्री अड्डे जो है वो पाकिस्तान बनाता है आपका। साथ ही साथ बहुत कंट्री जो है आपका पाकिस्तान में अपने अड्डे बनाती हैं। तो अगर कोई कंट्री की गवर्नमेंट ने चाहती है कि उसकी कंट्री में दूसरी कंट्री की मिलिट्री हो, अगर पाकिस्तान में डेमोक्रेसी आ जाएगी स्टेबल, तो जो यूएस की मिलिट्री के अड्डे हैं वो वहाँ से निकल जाएंगे। इसलिए पाकिस्तान को कोई भी इंटरनेशनल सपोर्ट नहीं देता है डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करने के लिए। वेस्टर्न कंट्रीज यही चाहती हैं क्या? वेस्टर्न कंट्रीज यही चाहती हैं कि पाकिस्तान में क्या रहे, पाकिस्तान में मिलिट्री रहे, ताकि वो भी अपनी मिलिट्री को वहाँ पे भेज सके। एंड हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है? नेक्स्ट पॉइंट इज ग्लोबल इस्लामिक टेररिज्म। देखो जो इस्लामिक टेररिज्म है उसकी जो शुरुआत है वो पाकिस्तान से हुई है। कैसे? पाकिस्तान एक टेररिस्ट कंट्री है, आप सभी जानते हैं। जो आतंकवाद जो बड़ा मिलता है वो पाकिस्तान से मिलता है। तो यहाँ के लोग कहते हैं कि भाई हमारी कंट्री में जो आतंकवाद, जो टेररिस्ट है, हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है, और अगर वो न्यूक्लियर बॉम्ब पाकिस्तान के आतंकवादियों के हाथ लग गए तो क्या होगा? तो होगा ये पूरे वर्ल्ड में तबाही मच जाएगी। तो वो कहते हैं कि हमारे जो मिलिट्री बॉम्ब्स हैं, जो हमारे न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं, वो हमारी मिलिट्री के हाथों में सेफ है, ना कि वो डेमोक्रेसी के हाथों में सेफ है। ऐसा बोलकर ये लोग वहाँ पे डेमोक्रेसी को नहीं, वो मिलिट्री को वहाँ पे फेवर करना चाहते हैं। डन क्लास। सो ये हमारा एक टॉपिक यहाँ पे हो चुका है जो कि आपका पाकिस्तान के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जो हमारा है बांग्लादेश। ठीक है ना, बांग्लादेश। आप सभी एक शॉर्ट चीज़ देखो ज़रा, आप सभी को याद है बंटवारा जब हुआ भारत का तो दो हिस्से हो गए थे इंडिया के, एक तरफ पाकिस्तान एक तरफ इंडिया। लेकिन पाकिस्तान एक नहीं, पाकिस्तान दो बने थे। एक था आपका वेस्ट पाकिस्तान, एक था आपका ईस्ट पाकिस्तान। वेस्ट पाकिस्तान बना था पंजाब के एरिया से मिलके, ईस्ट बना था आपका बंगाल के एरिया से मिलके। अब आगे क्या होता है? आगे देखो ये होता है कि बांग्लादेश, आप जानते हो जो बांग्लादेश अभी है वो पहले क्या था? वो पहले पाकिस्तान का पार्ट था। ठीक है, जिसको हम लोग ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जानते हैं। ये जो पाकिस्तान था, ये जो आपका ईस्ट पाकिस्तान था, ये बंगाल और असम के पार्टीशन एरिया से मिलके बना था। ठीक है, और ये लोग जो थे, जो ईस्ट पाकिस्तान यानी कि जो बांग्लादेश के लोग थे, वो परेशान थे किस चीज़ से? वो परेशान थे कि जो वेस्ट पाकिस्तान है वो ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर उर्दू लैंग्वेज को इम्पोज करना चाहते हैं, यानी कि वो चाहते हैं उर्दू ही बोले, उर्दू में ही सारे काम करें। और आप सभी जानते हैं ईस्ट बंगाल जो है वो एक बंगाल कल्चर है। ईस्ट पाकिस्तान जो आपका वो बंगाली कल्चर को बिलोंग करते हैं। ठीक है ना। अब इस इम्पोजिशन के खिलाफ, ये जो उर्दू लैंग्वेज को वहाँ पे इम्पोज किया जा रहा था, इसके खिलाफ हुआ क्या? इसके खिलाफ हुआ ये कि लोगों ने प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दी। उन्होंने बोला कि हमारे बंगाली कल्चर पे, हमारी बंगाली लैंग्वेज पे आप जो ये बात थोप रहे हो, ये बात काफ़ी गलत है। उन्होंने ये बोला कि जो आप एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हो पूरे पाकिस्तान को, उसमें हमको भी, ठीक है ना, पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन में और रिप्रेजेंटेशन में हमको भी एक फेयर शेयर चाहिए, यानी कि हम भी चाहते हैं पावर में आना। आप मनमानी मत कीजिए। ऐसा किसने बोला? ऐसा बोला ईस्ट पाकिस्तान ने। अब इनके स्ट्रगल को, यानी कि इनके मूवमेंट को किसने लीड किया? इनके मूवमेंट को लीड किया था शेख मुजीबुर रहमान ने। किसने? शेख मुजीबुर रहमान ने। ठीक है, इन्होंने बोला कि भैया हमको चाहिए क्या? इन्होंने डिमांड की थी ऑटोनॉमी, यानी कि इन्होंने पावर्स डिमांड की। इन्होंने बोला कि भाई आप जो भी कर रहे हैं गलत है ये। अब हुआ क्या? वेस्ट पाकिस्तान के लोग बोलते हैं कि आप एक काम करो, आप चुनाव लड़ो और अगर जीत गए तो आप कर लो अपने अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो अवामी लीग नाम से पार्टी बनाकर शेख मुजीबुर रहमान ने 1970 के इलेक्शंस को फाइट किया, और वो पाकिस्तान में कौन से? ईस्ट पाकिस्तान में वो जो है वो सारी सीट्स जीत गए। ठीक है, बट हुआ क्या? हुआ ये कि शेख मुजीब को अरेस्ट कर लिया गया। जब शेख मुजीब को अरेस्ट कर लिया तब हुआ क्या? तब हुआ ये कि 80 लाख पाकिस्तानी भारत में आ गए एज ए रिफ्यूजी। ठीक है ना। और इस पूरे खेल में जो मुखिया था वो कौन था? वो था आपका जनरल यहिया खान। तो thousands were killed by the Pakistani army. This led to large scale migration and into India. इस यहिया खान ने काफ़ी हज़ारों लोग मारे, जिस कारण से इंडिया के अंदर काफ़ी लोग आ गए। 80 लाख लोग आ गए हमारे भारत में, जिस कारण से इंडिया में काफ़ी प्रॉब्लम्स अभी तक खड़े हुए हैं। एम्प्लॉयमेंट, राइट्स, जो दंगे उंगे जो होते हैं वो अक्सर ये लोग कराते हैं आके।
ठीक है। लेकिन जो इस समय हमारी पीएम थी वो थी इंदिरा गांधी, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया पाकिस्तान को, और पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस के लिए, यानी कि ईस्ट इंडिया पाकिस्तान जो था, ईस्ट पाकिस्तान, उसकी इंडिपेंडेंस के लिए काफ़ी हेल्प की, और अल्टीमेटली बांग्लादेश नाम का एक और स्टेट जन्मा, ठीक है। और इस जन्म के पीछे वॉर भी हुआ था, किसका, इंडिया और पाकिस्तान का वॉर हुआ दिसंबर 1971 में, और एट द एंड बांग्लादेश एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया। ईस्ट पाकिस्तान, अब जो हमारे दो पार्ट्स थे पहले, वेस्ट पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान, ये अब सिर्फ बांग्लादेश नाम से जाना जाता है। लेकिन सवाल ये कि जो 80 लाख लोग आए थे वो वापसी गए नहीं गए, वो वापसी नहीं गए थे, वो आज भी हमारे इंडिया में बैठे हुए हैं और काफ़ी प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट कर रहे हैं बंगाल में भी। डन क्लास। तो ये हमारा टॉपिक यहाँ पे ख़त्म हो जाता है बांग्लादेश का। इसके बांग्लादेश के ऊपर आपसे पूछ सकते हैं कि अब जब बांग्लादेश बन गया तो उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद में हुआ कि भाई पावर में आने के बाद में हर बंदा दिखाता रंग, तो वही चीज़ किसने की, वही चीज़ की शेख मुजीबुर रहमान ने। सवाल आता है, इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस डेमोक्रेसी टुक अ लॉन्ग टाइम इन कमिंग टू बांग्लादेश। इंडिपेंडेंस के बाद भी डेमोक्रेसी को सही से इस्टेब्लिश नहीं किया गया। देखो क्या हुआ, बांग्लादेश जो है वो बनाता है अपना कॉन्स्टिट्यूशन, वो कहता है मैं बिलीव करूंगा सेकुलरिज्म में, मैं बिलीव करूंगा डेमोक्रेसी में, मैं बिलीव करूंगा सोशलिज्म में। लेकिन 1975 में शेख मुजीब ने क्या किया, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को ही अमेंड कर दिया, यानी कि इन्होंने पार्लियामेंट्री से, या पार्लियामेंट्री में पीएम होता है मुखिया, ठीक है, इन्होंने पार्लियामेंट्री से प्रेसिडेंशियल फॉर्म में, मतलब प्रेसिडेंशियल में प्रेसिडेंट होता मुखिया, और वो अकाउंटेबल नहीं होता, इसमें अकाउंटेबल होता है, ठीक है। प्लस उसने अमेंड के कॉन्स्टिट्यूशन, प्लस शेख मुजीब ने सारी पॉलिटिकल पार्टीज को बैन कर दिया, अबॉलिश कर दिया, और सिर्फ बोला कि सिर्फ मेरी, यानी कि सिर्फ अवामी लीग जो है वो रूल करेगी। देखो अब इससे क्या हुआ, इससे हुआ ये कि कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ गए टेंशन, और डेमोक्रेसी बची कहाँ पे, जब आप एक ही पार्टी को चला रहे हो। अल्टीमेटली भाई उस व्यक्ति को मार दिया, कि उसकी हत्या कब हुई थी, अगस्त 1975 में। समझ में आ गया यहाँ पे आपको। देखो नेक्स्ट पॉइंट, अब उसके बाद एक और बंदा आया, ठीक है ना, कौन, जिया उर रहमान। इसने अपनी पार्टी बनाई, कौन सी, बांग्लादेश नेशनल पार्टी, और ये जीत भी गया चुनाव, लेकिन इसको भी मार दिया गया, इसको भी, इसकी भी हत्या हो गई, ठीक है। अब इसके बाद कौन आया, इसके बाद आए लेफ्टिनेंट जनरल HM इरशाद, ठीक है। अब बांग्लादेश कई परेशान था, ठीक है ना, कि वहाँ पे बार बार वही हो रहा था कि डेमोक्रेसी आ गई, अब वहाँ पे मिलिट्री आ रही थी, तो यहाँ पे बांग्लादेश में डेमोक्रेसी के लिए जो है ना मूवमेंट स्टार्ट हो गई, ठीक है ना, लोग जमा हो गए, खास करके जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने सबसे आगे आए। इरशाद वाज फोर्स्ड टू अलाउ पॉलिटिकल एक्टिविटी ऑन लिमिटेड स्केल, इसको मजबूर किया कि भाई पूरे देश में डेमोक्रेसी को दोबारा से इस्टेब्लिश किया जाए। उसको ही, इसी इरशाद को दोबारा से 5 साल के लिए बनाया गया प्रेसिडेंट, और इसने बहुत पब्लिक प्रोटेस्ट देखे, और अल्टीमेटली इसको 1990 के अंदर नीचे आना पड़ा, मतलब उसको अपनी गद्दी को छोड़ना पड़ा। इलेक्शंस का वो है 1991 के अंदर, और तब से बांग्लादेश में डेमोक्रेसी वर्क कर रही है, मल्टी पार्टी इलेक्शंस यहाँ पे हो रहे हैं, ठीक है। सो आप देख सकते हो कि इंडिया से निकलने के बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश का क्या हाल चल रहा है। स्टिल वी आर हैप्पी इन इंडिया। सो थैंक यू सो मच। यहाँ तक के लिए पार्ट 1 था ये, बहुत जल्द मिलेंगे आपसे हम लोग इसके पार्ट नंबर 2 में।